तभी हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर सके। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी इंडस्ट्री, फिल्मी इंडस्ट्री की अगर बात करूँ, उन्होंने अपना एक पहचान बनाई, अपना एक उन्होंने नाम बनाया। हमेशा उन्होंने जो है अच्छे किरदार किए। एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत अयूब खोसो साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर अयूब खोसो साहब जो है हमारे साथ मौजूद है। अयूब खोसो साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मैच के हवाले से। जिस तरह कल पाकिस्तानी टीम ने जो है एंड टाइम तक जो है अपनी मतलब कोशिश की कि हम किसी तरह से पाकिस्तान को जिता लें, लेकिन बाकी जो अल्लाह ताला को पता है कि किस तरह से क्या होना था। ये ज़ाहिर सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं, हार और जीत किस्मत, ये तो एक खेल है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम को जो है हमें मतलब अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ना कि हम उनको तनकीद करें? मतलब जिस तरह से भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे किस तरह से लोग जो है हसन अली के बारे में कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि इत्तेफाक ऐसा है कि मैं मैच देख नहीं सका, लेकिन अच्छा अच्छा मैंने अच्छा। उसके मुतालिक मैंने सुना ज़रूर है। देखिए, हमारे पास ले देखिए एक ही खेल रह गया, एक ही स्पोर्ट्स हमारे पास जाके एग्जैक्टली। क्रिकेट रह गई। पूरी कौम जो है वो क्रिकेट के ही फॉलोअर्स हो गए एक तरह से। तो बाकी स्पोर्ट्स तो हमारे बेचारे पता नहीं कहीं कहीं एग्जैक्टली। गुम हो गए हैं। लेकिन मैं एज अ स्पोर्ट्स के हवाले से कहूँगा, देखें, मेरी ख्वाहिश होती है, आपकी भी ख्वाहिश होती है, पूरी जो देखने वाले सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारी टीम जीते। ये अच्छी सबकी बात ख्वाहिश है, होती है, बिल्कुल। और फिर उसके साथ हम एक जज्बाती तौर पे हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। आई थिंक आप गए और भी अगर थे कहीं मेरे पे ख्याल से सपोर्ट करने, टीम को गए भी थे, पाकिस्तान टीम नहीं, को। मैं पाकिस्तान से बाहर गया था, लेकिन मैं वो दुबई। उस इस हवाले से नहीं अच्छा, गया इस था। हवाले से नहीं गए तो थे। वो अगर कहीं पे भी देखिए, अब अगर ये है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने भी कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन वो जीत गए, तो इसलिए वो कैचेस के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। तो हमारे एक प्लेयर से देखिए कैचेस ड्रॉप भी होते हैं, रन आउट भी बंदा हो जाता है, आउट भी लेकिन हो जाता है। माशाल्लाह उन्होंने सेमीफाइनल तक हमें हाँ, पहुंचाया, बस और ये ठीक है ना। अच्छी मतलब उन्होंने जो है बिल्कुल स्पोर्ट्स के बिल्कुल, साथ देखिए, आप उन्होंने किसी काफ़ी। भी कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी हाँ। स्पोर्ट्स हो, कोई अगर वो कहीं रह जाता है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि हम सब उठ के उसको जो है ना बुरा भला कहना शुरू कर दें। हमें हर हालत में अपने जो स्पोर्ट्स के अपने खिलाड़ी हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं, जैसे हसन हसन अली साहब को जो तनकीद का निशाना नहीं, बनाया सोशल जा मीडिया रहा को तो छोड़े ना आप। सोशल मीडिया तो मादर पिदर आज़ाद है, वो जिसको चाहे गालियां दें, वो तो गालियां शुरू हो है। जाती है सही वहां पे। बात तो है। वहां पे मेरा ख्याल से कोई कंट्रोल है नहीं। बाहर की दुनिया में मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं तो कंट्रोल होता होगा। हमारे यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको जो मर्जी है चाहे बोलता जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम बात करते हैं वफाकी हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की, जैसे अगर बात करती हूँ फंक्शनल लीग, मुत्तहदा और बाकी दीगर जमातें जो है वो थोड़ी सी नाराज़ नज़र आ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये सब जो है अभी थोड़ा सा वफाक को जो है मुश्किल में लेकर जाएगा, या मैं फिर ये अभी वो समझता अपने हूँ कि जो है फैसलों पे और अपने कामों में डटे मैं रहेंगे ये वफाकी समझता हूँ हुकूमत? कि जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ जो इत्तेहाद में पार्टियां बैठी हुई हैं, वो सब इस वक्त नूरा कुश्ती लड़ रही हैं। ठीक है। देखें, उन्होंने आवाम के पास तो जाना है ना किसी भी सूरत में, तो इसलिए वो हल्का फुल्का एक अपना वो रखेंगे बयानिया कि देखिए जी, हमने नाराजगी का इजहार किया। लेकिन बात ये है, ऑन ग्राउंड अगर आप आके देखते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि मेरा ख्याल है कि जब ये वापस लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि अब एतबार और एतमाद जो है वो पार्टियों ने, ज़्यादातर पार्टियों ने जो वफाक में इस वक्त बैठे हुए हैं, वो एतमाद वो खो चुके हैं। अवाम के अंदर, लोगों के अंदर एतमाद खो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने झूठ की बुनियाद पे सारा कुछ चल रहा है इस वक्त। तो झूठ की बुनियाद पे तो ज़्यादा चीज़ें नहीं चलती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास अभी ज्वाइन करने वाली थी हमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से अफशा साहिबा में ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन अगर उनसे बात करते इस तरह से उनके थोड़ी मसले मसाइल रहते ही हैं। वो आते कमिटमेंट्स कर लेते, लेकिन फिर एंड टाइम पे मना कर देते, कभी तबीयत का बहाना कर देते। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि आवाम के सवालों की वजह से जो है मुत्तहदा टीवी पर रिप्रेजेंट नहीं अपनी जमात को करी है, या फिर यही सारे मामला हैं वो उनमें अब उस तरह की जो है टैलेंट रहा नहीं है? देखो, मैं समझता हूँ कि मुत्तहदा, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी पार्टी रही है, और कराची को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अभी जाके उनके थोड़े से मामला इस तरह के हो गए हैं कि थोड़ा सा उनका एक जो ग्राफ है नुमाइंदगी का, वो थोड़ा सा गिरा है। एग्जैक्टली। लेकिन उनको उनको एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ेगा। उनको निकल के जो है ना, इस जो जो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, उससे निकल के उनको बड़े ही ड्रास्टिक किस्म के, बहुत ही सख्त किस्म के फैसले उनको करने पड़ेंगे, ताकि वो आवाम के सामने जा सकें, उनको वो फेस कर सकें।
ठीक कह रहे हैं अयूब खुशी साहब। जिस तरह से आपने अभी बात की कि मुत्तहदा जो है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मुत्तहदा की, वो मिनिस्ट्री के तो मज़े ले रहे हैं और मुत्तहदा जो है वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी भी है, लेकिन उन्होंने आगे क्योंकि कराची की आपको बताइए, कराची की जमात थी, कराची की आवाम के लिए बात करने वाली थी, कराची स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है। लेकिन अगर हम आज बात करते हैं तो वो सारे दावे वादे, वो रोशनियों के शहर के जो ये ओन करते थे, वो सब चीज़ें कहाँ गई हैं? देखिए, कराची जो कोई शक नहीं है कि रोशनियों का शहर रहा है, कोई शक नहीं है कि यहाँ पे पढ़े लिखे जो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी उस हवाले से। लेकिन हमने टाइम के साथ साथ जब हम देखा कि कराची में जिस तरह से दहशतगर्दी, जिस तरह से बदअमनी चीज़ें चलती रहीं, उसने कराची के उस लेवल को बिल्कुल गिरा के रख दिया कि जहाँ पे हम समझते थे कि कोई 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 अदब और कोई तहज़ीब और कोई बातचीत का अंदाज़ जो कि कराची में आके लोग सीखते थे, वहाँ पे आके हमने ये देखा कि वो वक्त के साथ साथ उसमें एक तब्दीली आई है और बजाय अच्छा होने के हम बिल्कुल पस्ती की तरफ ये चले। तब्दीली की जब बात आती है ना तो मुझे जो है खौफ आने नहीं, अब लगता है, तब्दीली क्योंकि का लफ्ज़ जो है ना, देखिए तब्दीली पता है क्या, ऐसी नहीं मैं तब्दीलियां ये करोगे समझता तो हूँ, हम देखिए परेशान मैं होंगे। ये समझता हूँ कि सियासत में जब आप आवाम के पास जाते हैं, जब आप लोगों के साथ वादा करते हैं, जब आप बबांगे दोहल आप वादा करते हैं और उसमें आप बिल भी जलाते हैं, और फिर आप मवाजना भी करते हैं, और फिर बाकी मुल्कों के साथ मवाजना करते हैं, तो आप लोगों को सबज़बाग दिखाते हैं, लोगों को आप झूठ कह के आप उनसे वोट मांगते हैं, और जब आप वोट ले लेते हैं उसके बाद फिर आप करते वही हैं जो आपसे बाहर की कुव्वतें जो है ना आपसे करवाती हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो लोगों के साथ झूठ बोला गया, देखिए लोगों का वो एतबार ख़त्म हो गया। तो झूठ की बुनियाद पे, खयानत की बुनियाद पे जब आप हुकूमत को चलाएंगे तो वो झूठ और खयानत जो है ना वो बाकी लोगों को भी ख़राब करेगी, बाकी पार्टियों को भी ख़राब करेगी। तो मेरा ख्याल है कि झूठ और खयानत जो है ना वो उसकी सज़ा ज़रूर होनी चाहिए कि आपने मुझसे ये झूठ कह के, आपने मुझसे ये वादा करके, आपने मुझे कहा कि मैं आपको घर दूंगा, आपने मुझे कहा कि मैं आपको नौकरी दूंगा, आपने मुझे कहा कि मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, आपने मुझे कहा कि मैं 2 वक्त की जो रोटी है वो आराम से खाऊंगा, आपने मुझे कहा कि आप मेरे लिए किसी से भीख नहीं मांगेंगे, आप मुझे मेरे पाँव पे खड़ा करेंगे, लेकिन आपने कोई चीज़ नहीं किया। और उसके बाद फिर आप ये भी दावा करें कि आप सादिक भी हैं और आप अमीन भी हैं। तो एक आदमी अगर झूठ बोलता हो तो आप उसको कैसे सादिक कह सकते हैं? एक आदमी जो उधार लेके और वो आपको गिरवी रखे, आपकी चीज़ों को गिरवी रखे और फिर वो कहे कि वो अमीन है, तो मैं नहीं समझता कि वो अमीन है, वो खयानत करने वाला है, तो न सादिक है न अमीन है। इस बात का इस कौम को जिन्होंने वोट किया इमरान खान को और उसकी पार्टी को, उनको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने एक बददयानत आदमी को वोट दिया। ठीक है जी अयूब खुसर साहब, आपकी बात जो है हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने अभी कहा कि वो बिल्स जलाए गए, ये बात मैं अक्सर अपने शो में जिक्र करती रहती हूँ। अगर ये सारी चीज़ें जो वोट लेने से पहले आवाम को उन्होंने मैनिपुलेट किया था, और अब वो अगर हम बात करते हैं बिल की, तो आपके सामने फ़ी यूनिट कितने बढ़ चुके हैं, पेट्रोल की कीमतें आपके सामने, अशिया खुर्दनोश आपके सामने, हर चीज़ में महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ में महंगाई हो चुकी है। बहुत ही एक अजीब सा जबकि इस हुकूमत से पहले जो हुकूमत थी जब उसमें थोड़ी सी कीमतें बढ़ती थी तो कहा जाता था कि अगर जो है महंगाई बढ़ेगी तो मुल्क का वजीर आजम, आप लोगों को खुद पता है। वो तो देखिए, पता है कि अगर आप, ये तो पूरी एक दास्तान है ना, अगर आप उनके बयानात को देखें तो इसके ऊपर तो पूरा, मैं कहता हूँ शायद कोई 100 एपिसोड्स की, मोर देन दैट, पूरा एक ड्रामा सीरियल बन जाए। तो उनका आप आजकल तो चल रहा है ना, आपका वो जो सोशल मीडिया की आप बात करते हैं, सोशल मीडिया के अलावा भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी उनकी बातों को लेके वो आ जाता है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। वो जमाना गुजर गया कि आपने एक बात कही और आप अगले दिन आपने कहा कि मैंने ये बात नहीं कही। तो आजकल तो लोगों के पास वो सारे सबूत मौजूद हैं कि आपने ये बात कही थी और उसके मुकाबले में आपने। और दूसरी मजे की बात ये है कि एक अजीब सी एक कॉमेडी चल रही है, यानी एक तो बहुत ज़्यादा शौक होता है ना हमारे वजीरों को टेलीविज़न पे आने का, बड़ा शौक होता है, तो वो हर बात पे एकदम टेलीविज़न। अब उसमें से 2-4 ऐसे हैं कि जो शुरू में बहुत ज़्यादा आते थे कि खुदा को जान देनी है, खुदा को जान देनी है। कोई एक वजीर साहब थे इस तरह के, बल्कि हैं गालिबन, मेरे ख्याल से आजकल हैं, पता नहीं है, क्योंकि इनका ये भी पता नहीं चलता ना कि वो 4 दिन वजीर रहे, फिर 4 दिन के बाद पता चला कि नहीं आपने ये वजारत नहीं करनी, आपने ये वजारत करनी। तो एक वो वजीर भी था जिसने कहा कि मैंने खुदा को जान देनी है, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, आजकल वो टेलीविज़न पे नहीं आता।
एक वो कोई और वजीर साहब थे जो एक जूता रख के उन्होंने टेबल पे रखी थी जी एक हाँ, बार, लाइव शो में उन्होंने। ठीक है, लाइव शो में उन्होंने कुछ जूता रखा हुआ था, वो भी आजकल नहीं आ रहे। एक वो था जिसने कहा कि पता नहीं इतने हजार या पता नहीं इतने डॉलर्स आएंगे और वो वर्ल्ड बैंक के दुनिया के मुंह पे मारेंगे और बाकी हम इतना खर्च करेंगे, पता नहीं वो साहब कहाँ चले गए। तो ये एक झूठों का टोला है। तो झूठों का टोला, उसने कहा कि बस अब आपका झूठ का कोटा जो है ना वो फिल हो गया है, भर गया है, अब आप आराम करें, अब बाकी 2-4 और लोगों को छोड़ें कि अब ये नया झूठ बोलना शुरू कर। तो ये एक बारी लगी हुई है कि 4-5 की एक टीम आती है, वो एक झूठ का सेशन चलाती है, उसके बाद फिर 4-5 और लोग आ जाते हैं, फिर वो झूठ का एक सेशन चलाते हैं। तो ये मुख्तलिफ सेशंस हैं इनके झूठ के चल रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, मतलब ये सेशंस ये इसी तरह से चलते रहेंगे या फिर अभी 3 साल होने को आ गए, या इसमें कुछ बेहतरी होगी? नहीं बेहतरी अगर हम बात करते हैं मतलब वफाकी हुकूमत से कि सिंध के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट है, वो आपकी मतलब 18वीं तरमीम को सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद करने लगती नहीं है। देखिए, पता है कि अब अगर हम मेगा प्रोजेक्ट से बात करते हैं तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको वफाकी हुकूमत ने पूरा करना होता है, एग्जैक्टली। उसको वफाकी हुकूमत ने पूरा करना होता है। तो फिर आप ये देख लें कि इस हुकूमत ने तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास जो पिछली हुकूमतों ने किए हैं, जी। उसको भी वो कंप्लीट नहीं कर सके। तो इनके दावे, तो ये तो देखें, बात ये कि जितना अगर हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू करता है, उसको इन्होंने दूसरा नाम देके उन्होंने कहा कि हम ये इस हवाले से इनकी अपनी कारकर्दगी क्या है, ये जरा आए कौम के सामने बैठे कि जनाब हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। तो हम दोनों पहलू देख लें कि उन्होंने कौम के लिए ये किया, उन्होंने खुद ये प्रोग्राम दिए, उन्होंने तो कोई प्रोग्राम नहीं दिया। आते हैं साहब और वो आके लगता है कि जैसे कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम करें, जैसे कोई प्रोफेसर साहब खड़े हैं, कोई लेक्चरर साहब खड़े हैं और कोई इस तरह की वो कहते हैं कि जनाब कौम को यूं होना चाहिए, ये बात यूं होनी चाहिए, ये बात यूं होनी चाहिए। भाई आपने अमल करना है, अच्छा, आपने अमल करना है, आपने बातें नहीं करनी। कौम को 1-2 दिन पहले एक दहानी दिलाई जाती है कि अब सब चीज़ें नॉर्मल होने जा रही है, और अगले दिन एकदम से जो है वो चीज़ें आपके सामने मैं होती है। दोबारा वो मतलब क्रिकेट की तरफ ऐसा लगता है कि ख्वाब देखा जा रहा है। मैं दोबारा क्रिकेट की तरफ, किसी ने कहा कि इन्होंने ये सोचा था कि जिन्हें फाइनल के लिए वो जाएंगे दुबई मैच देखने। इन्होंने ये फैसला किया और वो सेमीफाइनल में हार गए। बिल्कुल। तो बात ये है ना कि ये इनका जो एक दौर जो चल रहा है ना, मैं समझता हूँ कि ये तारीख तरीन दौर है कि जहाँ पे लोग जो है ना वो खुदकुशियों की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी इंडस्ट्री का हाल देख लें, हम अपनी इंडस्ट्री, आप यकीन करें, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आप स्टूडियोज़ की तरफ चले जाएं, आप प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ चले जाएं, आप उनकी तरफ चले जाएं, इवन जो सिनेमा हाउसेस हैं आप उनकी तरफ चलें, इतनी सी गर्द जो है ना वो उसके ऊपर बैठ गई है, ठीक है। और यही हाल उन आर्टिस्टों का, कुछ आर्टिस्टों का, उनके पास ठीक है, उनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है, वो अपने आप को वो सरवाइव कर जाते हैं, वो चीज़ें कर जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो कि डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग थे, वो बिल्कुल जाके घरों को बैठ गए। अब मुझे बताएं कि वो आर्टिस्ट जिसने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उसने कोई ना कोई तरीका किया, अपने आप को शो में रखने के लिए उसने कोई ना कोई, अब वो इस काबिल ही नहीं है कि अपने आप को वो सरवाइव कर सके या वो काम कर सके, उसने और कोई काम तो किया नहीं। अब वो या तो वो छाबड़ी, हमारे यहाँ पे कराची में हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। यानी अगर हम कहें कि मोइन भाई के साथ साथ वो हमेशा परफॉर्म करते थे, वो एक ठेला लगाने पे मजबूर हो गए। मेरे ख्याल से अगर आप उनका नाम लें, नहीं सुना, मैं उसका नाम नहीं लेना अगर नाम लें तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि हमारी हुकूमत इनके लिए कुछ नहीं, पता है ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं अपने कोयटा की बात करता हूँ, बलूचिस्तान की बात करता हूँ, हमारे पास ले दे के एक पाकिस्तान टेलीविजन है, उसके ऊपर भी रोज कोई बात होती है, कहते हैं कि जी यहाँ पे बेहतर है कि हम इसको कोई इदारा बना दें, हम बेहतर है कि हम इसको कोई एक कमरा रख लें, यहाँ से न्यूज़ चले। भाई आपने वहाँ का जो आर्ट है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, वहाँ का जो अदीब है, शायर है, वो कहाँ जाएगा? ठीक कह रहे, क्योंकि एक हम आलमी वबा से गुजरे थे, उसके बाद हम इस महंगाई के दौर से अब हम गुजर रहे हैं, तो इससे हमारी स्टेज ड्रामा जो इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी मुतासर हुई है। स्टेज तो बिल्कुल ना होने के बराबर स्टेज क्यों, एक तो फिर कोविड ने भी हमारे साथ, कोविड में भी मसला हो गया था, ज़ाहिर है वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको सबने फेस करना, उसको उससे कोई बाहर निकल नहीं सकता, वो अपनी जगह पे। लेकिन उसके बाद आप बाकी मुल्कों में, दुनिया में हम मवाजना करते हैं कि जी वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, हम मुझसे सस्ते, तो भाई आप बाकी चीज़ों में भी तो मवाजना करें। आप ज़रा ले आए, पूरा प्रोग्राम ले आए कि जनाब हिंदुस्तान में ये चीज़ें। अब किसी ने मुझे एक क्लिप भेजा कि जी हिंदुस्तान में जो यूरिया, जो खाद है, जो हम
जो हम ज़रात में जी, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, आप ज़रा वो मुवाजना करें कि वहाँ पे यूरिया की जो बोरी है वो कितने की है और आपके यहाँ कितने की है। वहाँ पे एक गाड़ी की कीमत, जो आपके यहाँ गाड़ी की कीमत 60 लाख है, 65 लाख है, वही गाड़ी वहाँ पे कितने की है। किसी ने मुवाजना किया कि यहाँ पे जो 60-65 लाख की गाड़ी है, उसमें उसी मेक की गाड़ी, उसी तरह की गाड़ी आप हिंदुस्तान में 3 भी ले सकते हैं, साथ में छोटी कार भी ले सकते हैं। तो आप बाकी चीज़ों का भी तो मुवाजना करें। बिल्कुल। आप दुनिया के साथ कहें कि हम वहाँ से पेट्रोल सस्ता है, यहाँ पे आप लोगों की हालत देख लें, वो मुवाजना हम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अयूब खुर्शीद साहब आप। अगर हम बात करते हैं मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपका एक एक्टिंग का तो करियर है यही, साथ में अब आप माशाल्लाह सियासत में भी आपने अपना हाँ, मैं कदम इलेक्शन रखा। लड़ा हूँ कराची से। अच्छा, क्या? ज़बरदस्त। देखिए, आपको नहीं मालूम ना, क्योंकि वो 2018 का इलेक्शन ऐसा था कि बहुत से लोगों को नहीं था मालूम कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो पहले से ही डिसाइड करके आ गए थे कि उन्होंने करना क्या है। मैं जब इलेक्शन यहाँ पे कराची में एक पोलिंग स्टेशन के बाहर एक इदारे के बंदे ने मुझे कहा कि सर आप घर चले जाएं, आराम करें, अच्छा। जो होना है वो हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं, आप जाके रेस्ट करें। अच्छा, तो जो फैसला हो चुका है वो फैसला इसी तरह से हुआ सारा कुछ। सही बात है। फिर उसके बाद फिर आप देखा कि वो लोग भी इसमें थे कि जिन्होंने वो अपना जो मेन होल्स के ढक्कन है उनकी वो सियासत की, आज पूछे ना कि वो कहाँ पे हैं वो बंदे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह से आपने अभी बात की कि कहा गया कि आप घर चले जाए, मैं आपसे एक सवाल, क्योंकि अब ज़ाहिर है हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं, इस बार इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। आप माशाल्लाह आपने एक अच्छा अपना नाम बनाया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में। उसके बाद आपने सियासत और मतलब सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही क्यों इंतखाब किया? देखिए, पाकिस्तान, सच्ची बात बताऊं, ईमानदारी से बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब मैं जॉब में था तब भी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बस एक मेरे एक ऐसी एक मोहब्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मेरी रही है। बल्कि जब मैं जॉब में था तो मैं था एक बैंक में ब्रांच मैनेजर था अच्छा, अच्छा। जकोबाद में। अच्छा। तो इलेक्शंस हो रहे थे वहाँ पे, तो मैंने अपनी गाड़ी, जो मेरी अपनी गाड़ी थी, उसके ऊपर मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंने वो तीर का निशान लगाया और झंडा वंडा लगा, हालांकि मैं जॉब में था। तो मुझे मेरी बाकायदा मेरी एक्सप्लेनेशंस कॉल हुई, और यहाँ तक कि मेरी कुछ जो इंक्रीमेंट्स होती है ना आपके उसमें, जब आपको तनख्वाह, तो मेरी इंक्रीमेंट्स वगैरह कम कर दी गई थी। तो मुझे एक अच्छा। वहाँ मेरी पहली सज़ा में पार्टी में वो ये थी। फिर मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब मोहतरमा शहीद आई यहाँ पे अक्टूबर में, जब साना कारसाज हुआ, जी, जी। तो मैं उसमें भी ट्रक के सामने था, साथ ही मैं चल रहा था। अच्छा, अच्छा। लेकिन वो किसी एक जगह पे आके वो ट्रक आगे निकल गया और हम पीछे रह गए, आगे जाके ये सानिया हुआ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मेरा एक वो दिली लगाव है, एक मोहब्बत है ऐसी कि वो जिसको मैं उसको मैं मवाजना नहीं कर सकता, उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं कि कितनी वो है। बस वो पीपल्स पार्टी के साथ ये था। फिर जब ये 2018 के उससे पहले बाकायदा फिर हम पीपल्स पार्टी में गए। फिर पीपल्स पार्टी में मेरे पास ओहदा भी है कल्चर विंग का, और उसको भी मैं देखता हूँ यहाँ पे सिंध में। और उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर मैंने अपील की, एप्लीकेशन मैंने भेजी कि मैंने इलेक्शन यहाँ से लड़ना है। तो फिर बहुत से दोस्तों ने मुझे ये कहा कि आप अप्लाई करें फॉर PS 101। तो ये हम आसपास का जो इलाका है जौहर का और गुलशन का और इस तरह से कामरान चौरंगी या सफूरा की तरफ, और फिर पालवान गोट, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से फिर मैं इलेक्शन लड़ा। तो मैं बस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, और इंशाल्लाह उसका मैं हिस्सा रहूँगा, और बस ये है इस सिलसिले में। अच्छा जी, ठीक है जी। मुल्क की बदलती सूरत हाल आपके सामने है, तो आप क्या समझते हैं अभी जो सूरत हाल चल रही है, ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए, हम चाहते हैं कि ऊंट जो है ना वो सही करवट पे बैठे, क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल कि हम इस काबिल हैं कि हम कोई मज़ीद जो है ना चीज़ों को बर्दाश्त कर सकें। ठीक है। हम IMF के और वर्ल्ड बैंक के शिकंजे में जा चुके हैं। अब उस शिकंजे से कैसे निकलना है, ज़ाहिर है हमारे जो पार्टी लीडरशिप है या जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, जो लोग हैं, उन चीज़ों को ज़रूर वो देखेंगे कि किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को, और फिर ज़ाहिर है वो सारा ये प्रोग्राम करके ही आवाम के सामने जाएंगे, आवाम के सामने नई सूरत हाल के मुताबिक बात करेंगे, और नई सूरत हाल के मुताबिक लोगों से सच बोलेंगे कि हम इस कदर जो है वो दलदल में फंस चुके हैं, और इस दलदल से निकलने के लिए हमारे पास ये रास्ते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल हमें उस दलदल में धकेल चुका है ये बंदा जो कि बैठा हुआ है, और जो कि मैं बार बार उसका नाम भी नहीं लेना चाहता,
लेकिन उसने हमें बहुत ही तबाही की तरफ लेके गया। ठीक है जी नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे सियासी सूरत हाल आपके सामने है। सर, मुत्तहदा की अगर बात की जाए तो मुत्तहदा जो है हमेशा किसी जो मतलब सूरज जो चढ़ रहा होता है आपके सामने, तो वो उनके इत्तेहादी बन जाता है। क्या हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी के की भी वो इत्तेहादी रह चुकी है, लेकिन कुछ अपने शराइत मनवाने की जब उनकी बात आती है और वो उन पर ना पूरी उतर पाती है, मतलब जो दूसरी पार्टी है, तो वो एकदम से अलहदगी अख्तियार कर ली। तो क्या आपको लगता है कि अभी मुत्तहदा यही करने जा रही, जिस तरह से वो एहतजाज की धमकियाँ दी जा रही हैं और बाकी जो और मामलात हैं, तो क्या आप क्या समझते हैं इस मामले मैं में? समझता हूँ कि अगर मुत्तहदा को अपना सियासी सर्वाइवल अगर उन्होंने करना है तो उनको फौरी तौर पे इस कायन हुकूमत से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने 2 साल 3 साल तक तो कर लिया ना सारा कुछ, बकौले आपके कि उन्होंने वजारत के मज़े भी ले लिए। ठीक है, उनमें शायद एक का दुक्का ऐसे हैं कि जो कि उससे उससे अलग नहीं होना चाहते, वजारत के उस मज़े से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन अदरवाइज जितने भी पार्टी के लोग हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी है। अलेक्स लेक हमारी बहुत अच्छी उनके साथ है। मैं तो यही चाहूँगा, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इस मुत्तहदा को फौरी तौर पे इस खाइन हुकूमत से, इससे अलग होना चाहिए, इस बददियानत हुकूमत से अलग होना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि उनके अवाम में अभी भी अगर उनकी कोई अवाम में है, लोगों में थोड़ी बहुत उनकी अगर एक वो रह गई है, तो उसको अगर उन्हें कायम रखना है तो फौरी तौर पे वहाँ से अलग होना है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा या JDA, जी जी ये वो पार्टियां हैं जिनकी सिंध में बहुत ज़्यादा उनकी मजबूत जड़ें हैं। जी जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इत्तेफाक की हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत अच्छी उनकी एक वो रही है, कश्मीर में बहुत अच्छा रहा है, बलूचिस्तान में अभी बहुत बड़े बड़े कदावर लोग जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा अच्छा। तो इसी तरह से पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो मैं सिंध के हवाले से जब मैं बात करता हूँ तो इनको मिल के बैठ के सिंध के लिए सोचना पड़ेगा। ख़ास तौर पे मैं मुत्तहदा को और JDA को यह मशवरा दूंगा कि आप फौरी तौर पे इस हुकूमत से अलग हो जाएं और जो है ना यहाँ पे आके सिंध के हवाले से अपना एक मजबूत एक बुनियाद जो है ना उसको उसको कायम करें। ठीक है जी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM को ज्वाइन करेगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में PDM के हवाले से ज़्यादा बेहतर बात वो लोग कर सकेंगे जो कि इसमें बैठे हुए हैं, या वो जो कोर कमेटीज़ हैं उसके उसमें बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा PDM के हवाले से बात कर सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक स्टेक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक सोच है, और जिस तरह से PDM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरह से वहाँ पे शो कॉज नोटिस वगैरह जो दिए गए थे, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा हर्ट हुई है। और हम ये समझते हैं कि जो PDM में इस वक्त जो लोग PDM में बैठे हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका हिस्सा बने, तो फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माजरत भी करेंगे, इसी तरह से ANP से भी वो जो है ना माजरत भी करेंगे वापस PDM में पीपल्स पार्टी के, और ANP को दावत देंगे, तो फिर पीपल्स पार्टी और ANP सोच सकती है इस बात पे। ठीक है जी, अभी जिस तरह से हम मुत्तहदा की बात कर रहे थे कि उन्होंने एहतजाज की धमकी दी है, तो वो ऐसी कौन सी बात है जो मनवाना चाहते हैं हुकूमत से? मैं मुझे मुझे मुत्तहदा की जो है ना वो सियासत समझ में बिल्कुल नहीं आती। वो हमेशा से जब भी आप देखें, जब भी देखें, तो उनके पास एक धमकियों की पूरी एक लिस्ट मौजूद होती है कि जी हमने ये धमकी दी, पर उसमें अपने वो क्या उसमें मकासद निकालते हैं, अपना क्या उसमें से मतलब निकालते हैं, कि वो ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। मेरे पास ये एक सीट खाली है, मुझे पता चला है कि यहाँ पे आ रही थी, आशा मुत्तहदा के साहब आ किसी रही दोस्त थी। ने आना था, लेकिन साहिबा ने आना था, जी जी जी। लेकिन वो ऐन वक्त पे वो भी नहीं आई। तो ये वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो ये धमकी दे के वो क्या हासिल करते हैं। वो हर दफ़ा यही चीज़ उनकी चल रही होती है। वो पीपल्स पार्टी के साथ भी थे तो भी धमकियाँ थी, अब यहाँ पे भी हैं, लेकिन वो जब सारा वो कुछ जो है ना ऊपर ऊपर से सारा कुछ वो समेट चुके होते हैं, उसके बाद फिर जब देखते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, तो फिर वो धमकियों वाली उस सियासत अच्छा, में आ ऊपर जाते ऊपर से क्या समेट चुके होते हैं? हैं। मज़े जैसे आपने कहा। अच्छा, हाँ, मिनिस्ट्री के मजे, प्रोटोकॉल। हाँ सही बात है। अच्छा जी, अयूब खुसरो साहब, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई आपके सामने है, हुकूमत क्या मजीद मुश्किलात में आ सकती है? देखिए, हुकूमत मुश्किलात में आए नहीं, क्योंकि इस हुकूमत ये आइंदा तो इसने आना नहीं है इंशाअल्लाह, अच्छा। लेकिन मुश्किलात में हुकूमत नहीं, मुश्किलात में मुल्क को डाल रहे हैं और आवाम? और अवाम, जाहिर है मुल्क और अवाम तो मतलब जी मुल्क हाँ को बिल्कुल। मुश्किलात में डाल रहे हैं। और इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालने के लिए
बस हमें तो बस अल्लाह से जो है ना एक मौजज़े की ज़रूरत है कि अल्लाह पाक कोई ऐसा कोई मौजज़ा करे कि हम तमाम मुश्किलात से निकल आए। क्योंकि हमने हमने तो बाकायदा, पहले तो हम ये कहते थे कि हम कोई भीख नहीं मांगना है। अब तो हमें तो बाकायदा लोग कहते हैं कि ये आप लोग हैं ही भीख मांगने वाले लोग। तो जो साहब बैठे हुए हैं तो वो तो कहता है कि मेरे पास तो बस यही एक रास्ता है कि मेरे पास कशकोल हो और मैं हर जगह पे जाऊँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खुद साहब माशाल्लाह। क्योंकि मैं इंडस्ट्री का नाम यहाँ पे बार बार इसलिए लेती हूँ क्योंकि माशाल्लाह आपने एक वहाँ पे अपना टाइम दिया है और हमेशा जो भी आपने किरदार किया है वो एक मैसेज के तौर पे आवाम के सामने आया है। तो जब आप अपनी जिस तरह से अभी आवाम का आप देखते हैं, आवाम परेशान हाल है और माशाल्लाह आपने काफ़ी ड्रामाज भी जो है अच्छी स्टोरीज, रियल स्टोरीज़ पे आपने काम किया है उनके ऊपर। तो क्या आपने सोचा है कि कोई इस तरह के आगे फ्यूचर में आप खुद कोई इस तरह का ड्रामा बनाएंगे जब ये मुल्क की सूरत हाल है इससे रिलेटेड? इसके ऊपर तो मैंने कहा ना कि पूरी जो है ना सोप सीरियल्स बन सकती हैं। और यकीनी तौर पे हमारे जो बहुत अच्छे लिखने वाले लोग हैं, उनके जो जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा होगा, इतना कुछ लिखा होगा कि इस हुकूमत में जितने ये पपेट्स बैठे हुए हैं और ये इनको बाद में पता चलेगा कि उनकी जो ये हरकतें थी या उनकी जो ये बातचीत थी उसमें से बहुत से लोग तो गायब हो जाएंगे। बहुत से लोग, एक पंजाब में है वो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा टीवी पे आता है, वो बहुत ज़्यादा, वो हर रोज़ आता है, कोई ना कोई झूठ बोल के चला जाता है। अच्छा। और फिर ये बंदा जो है ना, आप यकीन करें, मैं आपको ईमानदारी बोले, मैं भी आपको लिख के देता हूँ, ये बंदा जैसे ये हुकूमत जाएगी ये बंदा भी उसके साथ ही चला जाएगा, ये मुल्क से बाहर चला जाएगा। ठीक है। इसमें से बहुत से लोग मुल्क से बाहर चले जाएंगे क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, उनका कोई स्टेक है ही नहीं। तो इस तरह से जो है ना ये हिस्टोरियंस और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लिखेंगे और बहुत बड़ी बड़ी इसमें फिल्म और कॉमेडी तो इतनी मर्जी की बनेगी। हमारे यहाँ जितने ज़बरदस्त कॉमेडियंस हैं, तो अभी भी आप देख लें कि जिस तरह से इनके वो बन रहे हैं, पैरोडीज़ वगैरह बन रही हैं, जब ये रियल में जब ये ड्रामे बनाएंगे, फिल्में बनाएंगी, तो ये एक बहुत ही मज़े का काम होगा। अच्छा, अगर आपको वज़ीर आज़म का किरदार दिया जाए ड्रामा में, मतलब फिल्म में, तो आप किस तरह से उसे जो है अंजाम कर, मतलब देखिए मुझे अगर वज़ीर आज़म का किरदार क्या अपनी तरफ से उसमें चेंजिंग्स करवाएंगे? नहीं, मुझे किसी झूठे वज़ीर आज़म का किरदार नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कर सकूंगा क्योंकि ये ज्यादा वो बेहतर कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। मैं एक एक्टर होने के बावजूद भी उस तरह उनकी तरह मैं झूठ नहीं बोल सकूंगा, उनकी तरह मैं एक्टिंग नहीं कर सकूंगा। ये कमाल के एक्टर्स हैं, कमाल के एक्टर्स हैं। और उसमें कहते हैं कि जब मैं महंगाई करता हूँ तो उसके बाद मैं 2 घंटे जाके अपने घर में, अपने बेडरूम में, वॉशरूम में 2 घंटे तक रोता हूँ। ये कमाल है ना, मतलब कमाल के झूठ है ये। तो ये झूठों की हुकूमत है। बस अल्लाह पाक, बस ये हमारी अपनी सज़ा है ना, ये हमारे ऊपर सज़ा है अल्लाह पाक की तरफ से कि इस तरह के बददयानत लोग जो है ना हमारे सरों पे आ गए। ठीक है जी अयूब कुस्सा साहब, क्योंकि आप कराची के भी रिहायशी हैं, कराची में गैर कानूनी इमारात का जो है भरमार लग चुका है, तो आप किस तरह से देखते हैं? आए रोज़ जो है एक के बाद एक बिल्डिंग जो है वो इलीगल निकल आती है, तो इसमें सिंध हुकूमत ने किस तरह की हिकमत अमली तैयार की है कि इन सारी जो गैर कानूनी इमारात हैं इनके ऊपर किस तरह से काबू पाया जाता है? देखिए, जहाँ पे कानून और गैर, देखिए कानून की हुक्मरानी तो होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम ये कहें कि जी कानून की हुक्मरानी ना हो, लेकिन आप फिर एक मखसूस किसी एक जगह को टारगेट ना करें। मिसाल, आप एक जगह पे उस चीज़ को, उसी तरह की चीज़ को आप अवॉइड कर जाते हैं और फिर उसी तरह की चीज़ को दूसरी जगह पे वो आप उसको कहते हैं कि ये गैर कानूनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें पूरे मुल्क को देखना चाहिए। आप इस्लामाबाद में भी देख लें, आप लाहौर में भी देख लें, बाकी जगहों पे भी आप देख लें कि किस तरह से फिर अक्रॉस द बोर्ड चीज़ों को देखना चाहिए कि ये चीज़ें हुई तो क्यों हुई और किसने की, इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। तो हर जगह एक ही जो है ना वो एक ही उस चश्मे से चीज़ों को देखना चाहिए। ठीक है जी, अपोजिशन के राब्ते तेज़ होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे? देखिए, सियासी लिहाज से तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी से मुलाकात नहीं करेगा, मुलाकात तो लाजमी तौर पे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये तो बातें हो गई मुलाकात और बाकी चीज़ों की। अगर हम बात करते हैं सिंध हुकूमत की प्राइसेस के हवाले से, क्योंकि अगर सिंध में स्पेशली हमारे पास जो है PTI के भी नुमाइंदा आते हैं, MK भी काफ़ी दफ़ा इस बात पर जिक्र कर चुकी है, सिंध में महंगाई उरूज पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रोकथाम नहीं कर रही है। नहीं, देखिए, आप अगर तेल की कीमत बढ़ाएंगी, अगर आप डीजल की कीमत बढ़ाएंगी, अगर आप ट्रांसपोर्ट आपका महंगा हो जाएगा, तो फिर आप कैसे चीज़ों को सस्ता कर सकते हैं? तो ये तो पूरा एक लिंक्ड है ना, चीज़ों को एक लिंक है। ये नहीं हो सकता कि आप दूसरे मुल्क में तो नहीं बैठे, एक ही मुल्क है ना,
क्या सिंध कोई दूसरा मुल्क थोड़ी है। लेकिन कहा जाता है कि अगर हम और सूबों से कंपैरिजन करते हैं तो सिंध में ज़्यादा महंगाई है। देखिए ये डिपेंड करता है, अगर आप एक मुझे एक चीज़ चाहिए तफ्तान में मुझे एक चीज़ चाहिए और वो वहाँ के लिए गाड़ी यहाँ से निकलती है कराची से, तो वो तो ज़्यादा महंगा होगा। तो इस तरह से अगर यहाँ से एक चीज़ निकलती है और वो जाती है खैरपुर तक जाती है या जैकोबाद तक जाती है, तो वो एक कंपैरिजन तो होगा। तो इस तरह से कहीं कहीं चीज़ें इस तरह से अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ अंदाज में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उतार चढ़ाव तो होता है। ठीक है जी, और ये जो टैंकर माफिया है इसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? टैंकर माफिया ने तो पूरे मुल्क को घेरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। टैंकर माफिया ने पूरे मुल्क को घेरा हुआ, चाहे वो पानी के टैंक्स हों चाहे वो तेल के टैंक्स हों। तो टैंकर माफिया ने पूरे मुल्क को घेरा हुआ है और इसके ऊपर बहुत ही उसके साथ हुकूमतों को सोचना पड़ेगा, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों चाहे वो कौमी हुकूमतें हों। देखिए ये हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि हम आपको सहूलतें वो फराहम करें, अब चाहे वो पानी की सहूलत हो, चाहे वो बिजली की सहूलत हो, चाहे वो गैस की सहूलत हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, तमाम ये तो हुकूमत के फ़राइज़ में से शामिल होता है। तो चाहे इसमें अगर सूबाई हुकूमतें भी उस तरह से काम नहीं कर रही तो उनको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, चाहे कौमी हुकूमत हो उसको भी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो आवाम के लिए कितना काम करते हैं। लेकिन इसमें मरकज़ का जो है ना वो ज़्यादा इसमें एक हाथ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इलीगल कनेक्शंस और इलीगल हाइड्रेंट्स जो बन गए, कुछ है जो मतलब उनके पास परमिशन है, उनके पास आरओसी है, लेकिन जो गैर कानूनी बने हुए हैं अभी भी, तो उनके ऊपर क्यों नहीं ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है? क्योंकि आज भी कराची कुछ इस तरह के मतलब इलाके हैं वहाँ पे पानी अभी भी नहीं है, बूंद बूंद पानी के लिए आवाम तरस रही है। तो जहाँ मैं भी रहा हूँ वहाँ पे भी पानी है, वहाँ पे भी टैंकर से पानी आ जाता है। आप डिफेंस की बात कर रहे हो तो वो तो पुराना है। नहीं सोचिए जरा, डिफेंस में भी टैंकर का पानी आता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो डिफेंस में तो टैंकर का पानी नहीं है। टैंकर माफिया ने भी अपने प्राइस बनाए हुए, वो भी इतने महंगे। मैं डिफेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो डिफेंस में भी टैंकर माफिया तो नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे क्यों है? देखिए डिफेंस में अगर आप कोई चीज़, कोई भी गैर कानूनी कोई चीज़ अगर आप बनाते हैं या कोई एक्सटेंशन करते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो आपके पास फौरन डीएचए के लोग आ जाते हैं ना, कहते हैं कि जी आप ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर मेरे पास पानी नहीं हो तो डीएचए के लोगों को आना चाहिए कि आपके पास पानी है या नहीं है। तो अगर आपके पास पानी नहीं है तो उनको ये चाहिए कि मेरे पास पानी पहुँचा दें, लेकिन मैं वहाँ पे भी टैंकर का। तो टैंकर माफिया जहाँ जहाँ पे भी है, इसके ऊपर सूबाई हुकूमत हो, चाहे अथॉरिटीज़ हों, चाहे इदारे हों, वो इन चीज़ों को देखें कि लोगों के पास पानी। अगर हम बात करते हैं हब डैम में, हम कहते हैं कि जनाब 2 साल के लिए पानी जमा हो गया, पानी बहुत हो गया। अगर हम बात करते हैं इस तरफ हालेजी की तरफ या किंझर की तरफ, हम कहते हैं वहाँ पे पानी काफ़ी हो गया हमारे पास। तो उसके क्या वजह है कि लोगों के पास पानी नहीं पहुँचता? बाकी ऐसी स्कीमें हैं जो कि वफाकी हुकूमत ने पूरी करनी है, वो क्या वजह है कि वो पूरी नहीं हो रही? सर ग्रीन लाइन मंसूबा कब तक कंप्लीट होता हुआ देखते हैं? ये मरकज से पूछेंगे आप, जो पीटीआई के किसी मेंबर को बुलाएं, उनसे पूछें। लेकिन फिर भी अंदाजा किसी ये मुकम्मल हो सकता है क्योंकि नवाज शरीफ के दौर का ये बताएं कि हमारे यहाँ कराची से खान साहब आए, अभी 3.25 साल हो चुके। मुझे ये बताएं कि जो कराची से इतने एमएनएज बने हैं, पीटीआई के बनाए गए हैं, उनमें से कितनों ने कौमी असेंबली में इस सवाल को उठाया है कि जनाब ये ग्रीन लाइन मंसूबा कब खत्म होगा, कब कंप्लीट होगा? इनमें से किसी से आप पूछ लें कि उन्होंने कौमी असेंबली में, वो तो वहाँ पे जाके मोहरों की तरह बैठे हो। इवन यहाँ पे सूबाई असेंबली में जो पीटीआई के इक्का दुक्का को छोड़ के, जो कि तमाशा लगाते हैं डुगडुगी वाला, इक्का दुक्का को छोड़ बाकी तो खामोश बैठे हुए हैं। तो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन तो कोई बताए। आप एमपीए बन गए, आप भले आप हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, आप अपनी जो आपकी मौजूदगी है उसको तो थोड़ा सा वो बनाए कि आप लोगों का वोट लेकर आए। आप कोई तो एक बात करें, मैं अगर हुकूमत में हूँ, अगर हुकूमत की कोई चीज़ मुझे, तो मैं तो कहीं बैठ के, जो भी मेरी एक लिमिटेशंस है, बैठ के मैं अपनी वो बात तो ज़रूर करता हूँ कि जी देखिए यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। करने वाले तो फिर अथॉरिटीज़ हैं जो उस बात को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप ये पीटीआई के दोस्तों से पूछ लें जो एमएनएज यहाँ से बने हुए हैं, जो समझ रहे थे उन जैसे फरिश्ते तो और कोई पैदा ही नहीं हुए, ज़रा उन फरिश्तों से पूछें जिनको फरिश्ते लेकर आए, उन फरिश्तों से पूछें कि उन्होंने कराची के लिए क्या बात की है, उन्होंने ग्रीन लाइन के लिए क्या बात की, उन्होंने K4 के लिए उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कोई कौमी असेंबली में कोई बात की है? और कोई नए मंसूबे भी, कोई नए मंसूबे तो छोड़े, पुराने मंसूबे वही कंप्लीट हो जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हमारे यहाँ पे एक तो वैसे इतना स्ट्रेस है, हम बार बार महंगाई और बाकी चीज़ों की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे सैर व तफरी के लिए भी अभी कोई इस तरह के पार्क, कोई नई चीज़ें नहीं बना रही है सिंध हुकूमत, ऐसा क्यों है? मेरे पास जेब में इतने पैसे कि मैं 2 वक्त की रोटी खा लूँ, मेरे लिए बहुत है। लेकिन फिर भी वो बात आपकी ठीक है, सही ठीक है, मैं बताऊँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हम तफरी के लिए बहुत निकलते थे, फैमिलीज निकलती थी, लेकिन अब सोचते हैं कि यार अब यहाँ तक जाएंगे, इतना गाड़ी में तेल चाहिए, इतना गाड़ी में पेट्रोल चाहिए,
तो मैं अभी आप तक आने में मुझे मेरे गाड़ी में 2000 रुपए का तेल चला गया। अच्छा। मतलब आपका अफ़सोस हुआ या नहीं, अफ़सोस तो मुझे बिल्कुल नहीं है, मैं आपका बेहद-बेहद मशहूर हूँ, आपका और आपके नहीं, चैनल का नहीं। मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे नहीं, दावत माशाल्लाह दी और काफ़ी मैं अच्छी यहाँ पे आया गुफ्तगू और मैं चल रही है साथ-साथ। जितना जितना मेरी सोच है, जितनी मेरी समझ है, उसके मुताबिक मैंने बात की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए कुछ जैसे संडे होता है, लोग चाहते हैं अपनी फैमिलीज के साथ बाहर जाएं, एक टाइम स्पेंड करें, क्योंकि सारा दिन काम का लोड, बॉसेस की मतलब चीखो पुकार, एक वो एक स्ट्रेस वाला माहौल होता है, हाँ, लेकिन थोड़ी जब देर एक पहले बॉसेस की चीख-पुकार मैं सुन रहा था। तो उससे पहले जो आज मेरे जो थोड़ा सा थ्रोट भी वो हुआ हुआ है, तो एक ये संडे मिलता है आवाम को, वो चाहती है कि अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। संडे को लोग ज़्यादातर आपको संडे बाज़ार में नज़र आते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन वो बचत बाजार भी जो है आप तारिक रोड और बहरहाल उसकी अब तरफ। तफरी के लिए अल्लाह करे कि ऐसे ऐसा ऐसा माहौल हो और तफरी के लिए लोग लाजमी तौर पे निकलते हैं हमारे यहाँ। तफरी के लिए पार्क्स होने चाहिए। अभी आप मनोड़ा जो है ना बहुत अच्छा बना है, अब काफ़ी लोग उस तरफ भी जा रहे हैं। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा इरादा है कि मैं अपने पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और सिंध और साउथ ऑफ पंजाब जितना मैंने देखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक ऐसा कोई एक प्रोग्राम करूँ जिसको बहुत कम लोगों ने देखा हो ठीक उस है। पाकिस्तान के इस हिस्से को। उसकी तरफ मेरी एक तवज्जो है कि जहाँ पे आप कल्चर के हवाले से बात कर सकें, जहाँ पे आप टूरिज़्म के हवाले से बात कर बिल्कुल। सकें, जहाँ पे आप और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको फोकस किया जा सकता है। तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और बहुत से दोस्तों के साथ मेरी बात हुई है और इंशाल्लाह अगर मुझे सपोर्ट मिलती है, अगर मुझे स्पॉन्सरशिप मिलती है तो मैं उसको इंशाल्लाह कर सकूँगा। ठीक है जी, नाजरीन हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। अयूब खुसरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाजरीन खुश आमदीद। अयूब खुसरो साहब हमारे साथ मौजूद है। अयूब खुसरो साहब PS 101 से आपने इंतखाब में हिस्सा लिया था। 5121 वोट लेने के बाद जो है आपको मतलब नाकामी का सामना हुआ। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने पहले नंबर पे वो आए थे। जी। आप क्या समझते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब जो है वोट लेने के बाद आवाम को एतमाद दिलाने के बाद उस हल्के में दोबारा नजर आए? देखिए, मैंने तो ना मैंने सुना है ना मैंने देखा है। अच्छा अच्छा। और अगर आप जाके लोगों से पूछें, आवाम से पूछें, बल्कि मेरी कई दफ़ा मैं अपने हलके में गया भी हूँ और जिन्होंने उनको वोट दिया भी था, मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने उनको वोट दिया है, तब भी मैं उनके पास गया। मैंने कहा आपने जिनको वोट दिया था तो अब आपके पास वो आए, तो उन्होंने जो कुछ कहा, हमारे यहाँ तो अब बोलने की आज़ादी हो गई है ना, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं यहाँ पे चैनल पे कह नहीं सकता। ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने क्या डिलीवर किया वहाँ पे, और मेरा ख्याल है कि जो MPA साहब मुंतखब कराए गए यहाँ से, वो ख़ुद भी जो है ना वो हैरान हुए होंगे कि अच्छा यार मैं तो मुंतखब हो गया, कि वो किसी और ने उनको मुंतखब करना था। तो आवाम के लिए उनके दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आवाम के लिए कुछ वो कोई दर्द रखते हैं। क्योंकि सियासत को अगर आप देखते हैं तो सियासत है का मतलब यही है कि आवाम के लिए सियासत एक 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 मोअज़्ज़ज़ और एक मोतबर जो है ना एक काम है जो कि आप लोगों के लिए करते हैं, फॉर द पब्लिक करते हैं सही आप। बात है। तो यहाँ पे फॉर द पब्लिक तो है नहीं, आवाम के लिए है नहीं, ये अपनी ज़ात के लिए है। सही बात तो है। ये जो मुंतखब होके आ गए इस तरह से, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात का ही सोचते हैं। सर हल्के में क्या क्या मसले मसाइल हैं जो आवाम चाहती था उसका हल निकालना, और जो है अभी तक आवाम जो है उस चीज़ का रोना रोती है? देखिए, मसले मसाइल की अगर आप बात करती है तो मसले मसाइल तो कभी भी हल नहीं होंगे, 100% कभी भी हल नहीं होंगे। आप उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अब यहाँ पे कोई मसला नहीं। इवन आप अपने अपने घर को भी अगर आप देख लें तो आप घर में भी आप मुतमईन नहीं होते, आप कहते हैं कि जी 100% जो है ना ये सारा कुछ ठीक हो गया। तो बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, चाहे वो सड़कों के हवाले से हो, चाहे वो गलियों के हवाले से हो, चाहे वो ड्रेनेज के हवाले से हो, जितना भी काम है। क्योंकि फिर हमारी लोकल बॉडीज़ जो हैं, लोकल बॉडीज़ भी इसकी तरफ जाती हैं, लोकल बॉडीज़ का ये काम ज़्यादा है। हमारे जो बाकी जो MPAs या MNAs बनते हैं या सेनेटर्स बनते हैं, तो वो फिर एक अपर हाउसेज में जाते हैं, तो वो उनका फिर अलग से उनका एक काम होता है। तो यहाँ पे हम MNAs से भी, सेनेटर्स से भी हम फिर नालियों का, गलियों का और उसका उसके उसके मुतलिक हम बात करते हैं। जी। तो ये एक मुख्तलिफ वो है काम के सिलसिले होते हैं।
लेकिन अगर हम अपने हलकों में देखते हैं, यहाँ पे इवन कराची में या कराची से बाहर भी हम जाते हैं, तो बेहतरी की गुंजाइश रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि अब वहाँ पे कोई काम की गुंजाइश नहीं है। ठीक है जी, आज भी आप अपने हलके में जाते हैं, आवाम से मीटिंग्स करते हैं, तो लोगों का किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मतलब उनका मतलब सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह कराची में ख़ास तौर पे, बाकी तो सिंध में है और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा कमबैक करेगी। और पीपल्स पार्टी अगर जिस तरह से इंजीनियरिंग की गई थी 2018 में, और उस तरह से अगर इंजीनियरिंग नहीं हुई, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा कमबैक करेगी और कराची में इंशाल्लाह सरप्राइज़ देगी। ठीक है जी, अपने नाज़रीन को हम ये बताया, अयूब खोसा साहब माशाल्लाह एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ा नाम है। 2015 में आपको लक्स अवार्ड से भी नवाजा गया था। मुझे याद नहीं है। आपको याद नहीं है? अच्छा। मैं गया तो था। जी जी जी, 2015 की बात है वो। 2015 की बात। अच्छा। नहीं, ठीक है जी। एक मुझे इस तरह से याद है कि हाँ एक हाँ। मूवी थी मेरी, ऑपरेशन 021। उसमें मैं, मेरी नॉमिनेशन तो थी लेकिन मैं गया नहीं। अच्छा अच्छा। एज ए बेस्ट एक्टर उन्होंने मुझे कहा भी था, मुझे नॉमिनेट भी किया था। फिर जब मैंने माजरत कर ली तो फिर उन्होंने मेरा नाम निकाल के फिर किसी और का रखा। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। मतलब हमें याद है कि आपको मतलब नॉमिनेट किया गया था हाँ, 2015 नॉमिनेशन में। थी, हाँ। तो अच्छा, सियासत और जो एक दुनिया है मतलब अदाकारी की, उसमें क्या आपको फ़र्क महसूस होता है? सियासत तो आप प्योरली प्योरली एक उसके आप लोगों के लिए करते हैं। आप उसमें कोई झूठ और कोई मुनाफिकत और वो उसमें नहीं होती, अच्छा। अगर आप सियासत को इस लेवल पे देखें। लेकिन अभी कुछ देर पहले अब तो आपने कहा था कि सुने ना, कुछ कुछ लोग हैं जो ड्रामा भी करते हैं, एक्टिंग भी सुने ना, करते हैं। सुने ना, सुने ना। एक तो सियासत का मतलब ये है, दूसरा जब आप शो बिजनेस में होते हैं, एक्टिंग आप करते हैं, तो वो आप एक करेक्टर लेते हैं, आप एक किरदार के तौर पे, कभी आप एक पॉजिटिव रोल कर रहे होते हैं, कभी आप नेगेटिव रोल कर रहे होते हैं। तो वो तो एक ड्रामा एक अलग चीज़ होगी, ड्रामा या फिल्म एक अलग चीज़ होगी। सियासत मतलब है सच बोलना, सच्चाई के साथ सियासत, लोगों के लिए सियासत। लेकिन बदकिस्मती से हमने उसको भी झूठ की बुनियाद पे रखा है। तो अब वो भी एक ड्रामा ही लगता है कि नहीं, ये जो बात कर रहा है ये झूठ बोल रहा है। तो एक्टिंग में भी तो आप ज़ाहिर है झूठ ही बोल रहे होते हैं ना, आप वो नहीं बोल रहे होते जो आप होते हैं। जी तो जी। आप लाइनें बोल रहे होते हैं, आप करेक्टर बोल रहे होते हैं। तो सियासत और ड्रामा इंडस्ट्री में ये फ़र्क है। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा आपको कौन सा ऐसा करैक्टर था जिसको आपको करने में मज़ा आया? अच्छा, मैं सियासत से हम वापस इसकी तरफ आ हाँ गए। जी, मतलब मिक्स मिक्स हाँ, क्वेश्चंस हालांकि हैं। मुझसे ये कहा गया था कि नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ हम सियासत पे अच्छा, बात सियासत करेंगे। भी करेंगे। मतलब मैंने कहा चलिए ठीक है, हम थोड़ा बहुत हाँ, क्योंकि सर्च अब टॉपिक्स पे जिक्र ये करते फ्रेश सवालात आए ना आपके पास। हैं। अच्छा। ठीक है जी, कौन सा ऐसा करैक्टर था उस पर जो आपको करने में बहुत मज़ा आया? आ, मुझे बहुत सा काम ऐसा हुआ है जो मुझे अच्छा लगे। ठीक है, हम जब दोबारा सियासत पे आ जाते हैं, हम जो नहीं नहीं, है मैं ये नहीं, आप भले जो भी आप अच्छा पूछना जी, चाहें। कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो आप सियासत में उन्हें फॉलो करते हैं? मैं जिसको आप कहेंगे, जिससे आप इंस्पायर हैं? इंस्पायर हैं, जिसे वो, ऐसी बहुत सी शख्सियात हैं। अगर मैं नाम लूँ तो मुख्तलिफ पार्टियों में रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में रहे हैं, लेकिन उनका उनका किरदार और उनकी जो सच्चाई, उनका जो लोगों के साथ सच बोलना, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बहुत ज़्यादा जिनको मैं लाइक करता हूँ। वो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी हैं, और पीपल्स पार्टी में मोहतरमा का ही मैं नाम लूँगा। तो और बाकी जो पार्टीज़ हैं उसमें वैसी बहुत सी कदावर शख्सियात हैं। हमारे बलूचिस्तान से बहुत बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात हैं, इसी तरह से पंजाब में बहुत कदावर शख्सियात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कदावर शख्सियात हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनकी सच्चाई की बुनियाद पे कि लोगों के साथ वो सच बोलते हैं और लोगों के लिए वो बात करते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है जी, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बर्बाद किया? कहने की ज़रूरत है मुझे? बताना तो पड़ेगा। जो कराची में ज़्यादा रहे, जिन्होंने कराची में ज़्यादा लोगों के वोट लिए, चाहे जिस तरह से भी वोट लिए, वो इसके ज़िम्मेदार है। ठीक है जी, मतलब आप समझते हैं कि वो वो इन इसके सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार है। जिम्मेदार वो हैं। उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि जी हम इसके ज़िम्मेदार नहीं।
ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सीवरेज का निज़ाम जो है वो भी आपके सामने तबाह बर्बाद है। मतलब अगर हम कराची की सड़कों की बात करते हैं और सीवरेज की बात करते हैं तो गंदगी और टूट बिल्कुल है, फूट का बिल्कुल है, शिकार है। बिल्कुल है। मतलब आज भी इस तरह के कुछ पोश एरियाज है, मतलब वहाँ पे जो है जाओ तो मतलब रोड पे जाके नहीं, नहीं, बिल्कुल है, दिल खराब बिल्कुल हो है, जाता है। बिल्कुल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, बिल्कुल है और उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप अगर इवन चलें बाकी आप जगहों को देख लें, आप डीएचए में जाके देख लें कि वहाँ पे क्या हालात हैं। हालांकि वो देखो पूरे एक इदारा है जो उसको जी। चला रहा है, तो ये पूरे कराची के ओवरऑल जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा ठीक करने की गुंजाइश है। हमारे कराची में अगर हम जो पुरानी इमारतें हैं उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है, बहुत ही खूबसूरत इमारतें हैं, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और कराची बहुत ही खूबसूरत शहर है और इसको इसकी खूबसूरती को बहाल करने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं चाहूँगी अपने प्रोड्यूसर साहब से कि प्लीज़ आप लाइव कॉल का सिलसिला भी ऑन कर दें। टेलीविजन स्क्रीन पे हमारा दिया गया नंबर है, आप उस पर लाइव कॉल के ज़रिए अयूब खोसो साहब से हमसे बात कर सकते हैं। आपके जो सवालात हैं प्लीज़ आप लोग हमारे प्रोग्राम के ज़रिए जो है जो आप लोग के सवालात हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। अयूब खोसो साहब, आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सरप्राइज़ देगी? मैंने कहा ना कि कराची में तो सरप्राइज देगी और पूरे मुल्क में सरप्राइज देगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क मैं समझता हूँ कि एक वाहिद पार्टी है जो कि इस मुल्क को इस सारे बहरान से निकालेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना पूरा प्रोग्राम देगी इंशाल्लाह उल अज़ीज़। और आप ये देखेंगे कि बलूचिस्तान में और यहाँ पे पंजाब में और इसी तरह से बाकी खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कमबैक करेगी और सरप्राइज़ देगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, लेकिन 13 साल हो चुके हैं, 13 साल की हुकूमत, मतलब तो उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। 13 साल की जो सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसमें अभी इस तरह के कोई बड़े सरप्राइजेस नहीं दिए, तो मैं आइंदा आप देखें आपको ना, उम्मीद आप है कि वो दे मैं सकती आपको है? देखें, आप 13 साल में बहुत से साल ऐसे भी हैं जिसका जिक्र आप कभी नहीं करते, अच्छा, है ना? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस तरह नहीं, की नहीं, है। नहीं, बहुत सारे ऐसे साल गुजरे हैं बीच में जिसको बिल्कुल जब आप बात करते हैं कि जी इस दौर में ये सियासी हुकूमत, फिर एक डैश आ जाता है लंबा 10 साल का, 11 साल का, जिसका आप जिक्र करते हुए आपके पर जलते हैं। लेकिन सुने सर ना, सर फिर सिंध में आप तो मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स सुने पार्टी। ना, सुने ना, तो आप एक जिक्र करती हैं, फिर एक बीच में एक गैप आता है जिसका फिर आप जिक्र नहीं करते, फिर एक छोटी सी हुकूमत आती है, फिर बीच में एक लंबा गैप आता है जिसका आप जिक्र नहीं करते। तो ये इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो जो गैप में जिन्होंने आके हुकूमतें की हैं वो अगर हुकूमतों में न रहें और ईमानदारी के साथ और बग़ैर किसी प्रेशर के और बग़ैर किसी उसके जब हुकूमतें आएंगी और वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को जवाबदेह होंगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें बेहतर होंगी। 12 साल, 13 साल, 7 साल, 6 साल, 20 माह, 21 माह, इसकी कोई वो नहीं है। ठीक है जी, बहुत सारे लोग मुर्तज़ा वहाब साहब की कारकर्दगी जो है उनको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, बोलते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक पिक्चर्स के लिए जो है उनको हीरो बना के सिंध गवर्नमेंट लेकर आई है, लेकिन उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। आप कितने अरसे बेकार करदगी को जांचती हैं? हम्म। कितना अरसा सर, चाहिए एक महीना कारकर्दगी? भी कारकर्दगी के लिए पूरा होता है। ठीक है, तो आप फिर जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए 3 साल काफ़ी है। तो वो भी कहते हैं कि नहीं हम अगले 5 साल सर, भी अगर हमें अगर चाहिए। 3 साल, सर जब भी मैं तो ये हम कहूँ बैठ कि के आप रो रहे हैं, देखें, 3 साल हो चुके हैं सर, बात 3 ये साल है, हो चुके हैं, अभी बात भी ये मैं उनके ये समझता हूँ, अब तो आवाम को भी पता चल चुका है, बात मीडिया ये है भी कि अब उनको बोल चुका है इसी। मैं ये समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब जो है ना बहुत ही एक शख्सियत है कि जो कि बहुत ही दिलो जान के साथ ये काम कर रही है। और यकीनी तौर पे मैंने जैसे पहले भी कहा, आप ये नहीं कह सकते कि 100% सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आपको बेहतरी ज़रूर नज़र आएगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, गवर्नमेंट स्कूल्स का सिंध में बहुत बुरा हाल है, या तालीम के ऊपर उस तरह से फोकस नहीं किया जा रहा। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल तालीम के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा महंगी तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तालीम को हमें बहुत अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि बाकी जो आप अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो जहाँ पे मेरा जैसा बंदा भी जो है ना वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, सही बात है। तो वो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन हमें हुकूमत को तवज्जो वहाँ पे देनी चाहिए, सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो गांव के लेवल पे हों, चाहे वो छोटे छोटे से शहरों के लेवल पे हों या थोड़े से बड़े शहरों के लेवल पे हों। हमें उसको बेहतर करना पड़ेगा, जो कि अभी बेहतर नहीं है, उसको बेहतर करना पड़ेगा ताकि हम एजुकेशन को, क्योंकि अगर आपकी जो लोग हैं अगर वो एजुकेटेड नहीं होंगे, अगर वो तालीम याफ्ता नहीं होंगे, तो फिर आप जाहिल कहलाएंगे और जाहिल की कोई
कोई मुस्तकबिल नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे हज़रत अली का कॉल यहाँ पे याद आएगा कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप मतलब इल्म हासिल करने के लिए आप चीन जाएं। मतलब तालीम की इतनी हमारे दीन में भी उसको जी हाँ अहमियत दी बिल्कुल, गई है जी हाँ बिल्कुल। कि आप जो और है मर्द और तालीम को मर्द ना और कॉम्प्रोमाइज़ मर्द करें तालीम और के मर्द साथ। और औरत दोनों के जी लिए। हाँ बिल्कुल। जी हाँ। और लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे जो है एक माफिया बन चुका है। वो बैगर जो फ़कीर होते हैं वो उनका एक माफिया है पूरा। और वो मतलब जिस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, अगर हम अब्रॉड की बात करते हैं, अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे उनके छोटे छोटे बच्चे ठीक है वो मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन तालीम के ऊपर उनकी गवर्नमेंट उनको जो है उनका पूरा फोकस है, उनके हेल्थ के ऊपर फोकस है। लेकिन हमारी यहाँ मतलब बदकिस्मती कहा जाए या क्या कहा जाए, हमारी इन दो चीज़ों से हमारी आवाम को महरूम रखा हुआ है। बेगर्स की आप बात कर रही हैं तो ये हमारी बदकिस्मती है कि आप ये पूरे एक माफियाज हैं। हमारा पूरा मुल्क जो है ना वो माफियाज के उसमें शिकंजे में जद में है। आया हुआ जी हाँ। और बड़ी हम दावे करते हैं कि हम माफियाज के खिलाफ लड़ेंगे, माफियाज के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हम माफियाज के खिलाफ नहीं लड़ पा रहे। तो जब तक हम तमाम माफियाज को, चाहे वो ये बेगर्स माफिया है, बेगर्स माफिया भी आपके मुल्क में पूरी तरह से फैले हुए हैं। बिल्कुल। अब वो या तो मजबूरी में है या फिर वो पूरे एक माफिया के तौर पे काम कर रहे हैं, दो तरह से है। तो उस तरह से देखना पड़ेगा कि उनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं। मैं कहीं बैठ के हमारी बात हो रही थी यहाँ पे कि चाइल्ड लेबर के ऊपर हवाले से जी बात हो रही थी कि अगर एक गरीब घर है और उसके ऊपर कमाने वाला कोई नहीं है तो अपने बच्चे को वो भेजते हैं, किसी गैराज में भेजते हैं या किसी इलेक्ट्रिशियन के पास भेजते हैं। वो कहते हैं कि जी यहाँ पे जाके ये काम करे और वहाँ से दो चार पैसे घर के लिए वो लेकर आए। जी। तो उसके लिए फिर मेरा ये था, मैंने किसी से ये बात की थी कि कोई ऐसे इदारे अगर हम बना लें, हम बच्चों को कहेंगे जी ठीक है आप हुनरमंद बनाना चाहते हैं जी। अपने बच्चे को, तो आप बजाय किसी गैराज में भेजने के आप इसको इस जगह पे भेजें ताकि यहाँ पे वो एज अ मोटर मैकेनिक हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन हो, ताकि पूरे एक डिग्री के साथ बच्चा आ जाए। जी हाँ। अच्छा, बच्चा अगर डिग्री के साथ आ जाता है फिर आप उसको उतना पे भी करें उसके घर को, ताकि वो उसको वहाँ पे बच्चे को ना भेजे, वो बच्चे को यहाँ भेजे ताकि उसके घर में वो 50, 100, 200, 300 रुपए जो रोज का एक जाना है मेरा ये ख्याल है कि फिर वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को जो उस तरह से नहीं पढ़ा सकते तो बच्चे को हुनर के लिए यहाँ भेज सकते हैं कि और चलिए डिग्री जी भी मिल जाएगी और डिग्री भी मिल जाएगी। जी ठीक हाँ। है जी, आप अपने एक मैकेनिक के तौर पे, एक इलेक्ट्रिशियन के तौर पे और बहुत ऐसे हमारे यहाँ हुनर जी। है। इवन अगर आप ये कारपेंटर जो है, तरखान जो है, वो काम आप करवाना चाहें, बहुत से काम ऐसे हैं। तो वो बच्चे वहाँ पे अगर वो जाएं और उनको रोज़ जो उनके घर पे एक खर्चा है वो भी उनको मिलता रहे और बच्चा वहाँ से डिग्री लेकर आ जाए, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाए। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से जो है एक ये जो बेगर्स माफिया है ये, और दूसरा ये ड्रग इससे एडिक्शन। आपको फिर ड्रग इससे भी एडिक्शंस आपको इससे भी छुटकारा मिल जाएगा ना। अब ये बिल्कुल। जो बेगर्स हैं इससे भी आपको लेकिन छुटकारा सर मिल इनके जाएगा। पीछे पूरे माफिया है। आपने देखा नहीं है ये एक औरतें जो छोटे छोटे बच्चों को जो है वो बच्चा मदहोश हुआ हुआ है नींद में, वरना एक नॉर्मल बच्चा जो है वो अगर इस तरह से ट्रैफिक में जाए तो वो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, लेकिन वो बच्चे सोते ही रहते हैं, उठते ही नहीं है। क्या उनको ड्रग्स दी जाती है? क्योंकि ये ड्रग माफिया भी काफ़ी एक्टिव हुआ हुआ है जो कि हमारे नौजवानों को, हमारी नस्ल को ख़राब करना चाह रहा है। देखिए अब ड्रग्स के ऊपर तो जो खास ड्रग्स हैं वो तो आपकी इलीट क्लास में जो है ना वो ड्रग्स जो है वो घुस चुके हैं। तो वहाँ पे आप बात नहीं कर पाते हैं। आप वो जो पुल के नीचे बैठा होगा ना कोई चर्च पी रहा होगा आप उसको फोकस करते हैं, ये देखें जी, ये जी यहाँ पे बैठा हुआ है और ये चर्च पी रहा है और ये चीज़ कर रहा है, वो चीज़ कर रहा है। हमारे बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े नाम के जो जी, इदारे हैं, बिल्कुल। आप देख लें कि वहाँ पे बच्चे और बच्चियों में वो ड्रग्स चले गए हैं। बिल्कुल वहाँ पे कॉमन है, मतलब वहाँ पे इंतजामिया भी उस चीज़ के ऊपर नोटिस नहीं ठीक ले रही है, है। वो चलेगा। अब उसके ऊपर हमारी कोई नज़र नहीं है, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। हम जब ये कहते हैं कि इसमें फिर तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं इस मुल्क में, जो भी सियासत करती हैं, जो पार्लियामान में बैठती हैं, जो पार्लियामेंट्री सियासत करती हैं, उन सबको इस चीज़ के ऊपर बैठना पड़ेगा। वो एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो, चाहे वो बेगर्स माफिया के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो, चाइल्ड लेबर को आप कंट्रोल करने के लिए आपको कोई रास्ते निकालने पड़ेंगे, हेल्थ इश्यूज़ को आपको देखना पड़ेगा ताकि हर एक यहाँ पे हेल्थ कवर सबको मिल सके, एजुकेशन को आपको देखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसके ऊपर तमाम पार्टीज़ को बैठ के उसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही ना हो। नहीं होना चाहिए। बाकी सारे वादे जो हैं वो जब आप आवाम के साथ करते हैं, जब आप IMF के हवाले से बात करते हैं या पेट्रोल की कीमत के हवाले से बात करते हैं, तो एक कानून साजी जो है ना, कहीं अभी तो आपके यहाँ कानून साजी हो भी नहीं रही, आप ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चला देते हैं आप। तो
ऑर्डिनेंस के जरिए तो कितना हुकूमत चलेगी, कितनी चीज़ें चलेंगी। इन सही चीज़ों के बात है। ऊपर सबको बैठ के, इन चीज़ों के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ज़ीरो, जैसे कहते हैं ना कि इसके ऊपर तो ज़ीरो टॉलरेंस वाली बात जी होनी हाँ, चाहिए, इसके बिल्कुल। ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, और दूसरा जो हमारे यहाँ ये सोशल माफिया, सोशल मीडिया माफिया जो है, ये बहुत ख़तरनाक रोल प्ले कर रही है, सही बहुत ही बात है। ख़तरनाक। इसको, इसके ऊपर कुछ पाबंदी होनी चाहिए, इसके ऊपर। मेरे गांव में, मेरे देहात में, इलाके में, आप यकीन करें जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, वो ये मोबाइल फ़ोन चला पा रहे हैं। सही बोल रहे हैं वो आप। सारे जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं वो सारे वो इस्तेमाल करते हैं, वो काम से रह गए, वो काम नहीं करते हैं। तो अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर सारा दिन वो अभी इसी मोबाइल, आप बच्चे घर में जाके देख लें, मेरे सामने इस कैमरे के पीछे दो चार बच्चे बैठे बिल्कुल हुए हैं, ठीक दो कह रहे हैं चार सर, लोग बैठे यहाँ हुए पे हैं, मैं वो चाहूँगी टोटली सारे ये मोबाइल पे लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ से इस सोशल मीडिया के मतलब एक ऐप है जो टिकटॉक है, उसके बाद एक लाइक ही आ चुका है, वो भी है। अब फिर आप बोलेंगे हम थोड़ा सा फिर से शोबिस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है क्योंकि आप लोग माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हैं और आप लोगों ने एक पहचान दिलाई है इंडस्ट्री को, इसी तरह से साथ साथ आप सियासत का भी हिस्सा हैं, एक अपनी पहचान है आपकी। लेकिन जो ये नए लड़के लड़कियां जब भी सोशल मीडिया के जरिए हिट और उनको जब एक्टर का लक़ब मिल जाता है, तो जो एक पुराना सीनियर एक्टर है वो जो है उनको अपने आगे किस तरह से देखता है? नहीं नहीं, फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए, ये जो अभी आपने नाम लिए, ये इसका मेरा ख्याल है कि एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका एक्टिंग से, आप ये तो कोई भी कर सकता है, ये जितने भी आप देखें, आप कोई भी, आपने एक वीडियो बना ली, कोई चीज़ बना ली, और कोई कोई क्लिप अच्छे बना, कोई कंटेंट्स कोई भी नहीं नहीं होते नहीं नहीं, हैं, इसमें फजूल कंटेंट्स ये होते हैं, एज वल्गैरिटी एन हो एक्टर रही आप होती है उसको, एज एन उसमें। एक्टर उसको आप वो नहीं कर सकते। ये हमारे, सिर्फ हमारे यहाँ तो नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। सिर्फ हमारे यहाँ तो नहीं, पूरी दुनिया में है। लेकिन आप उसको ये कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इतना पॉपुलर है सोशल मीडिया में, टिकटॉक का आपने कह लिया, टिकटॉक में तो ऐसे बहुत से करेक्टर्स हैं जिनका नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, तो वो टिकटॉकर्स को या दूसरे उसको, आप उसको एक्टर्स के साथ, उनके साथ आप नहीं जोड़ सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एज एन एक्टर, एज एन पॉलिटिशियन, आप सिंध में तो एटलीस्ट इसके ऊपर जो है थोड़ा सा फोकस करें। ये ऐप जो है स्पेशली सिंध में जो इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, कंट्रोल तो मेरा ख्याल होना चाहिए, कंट्रोल होना लाजमी चाहिए, है। उसकी पूरी कानून साजी होनी चाहिए। लाजमी तौर पे, मैं बाहर था तो वहाँ पे आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते हैं, जो भी ये नाम है आप वो नहीं कर सकते हैं। तो वो पूरी एक पाबंदी के साथ चीज़ें चलती हैं, एक लिमिटेड है हर चीज़ के लिए। हमारे यहाँ वो लिमिट्स ही नहीं है हमारे बिल्कुल पास। ठीक है सर, क्योंकि इस तरह की जो एप्स हैं उनके ज़रिए वल्गैरिटी कितनी मतलब आम हो चुकी है, मतलब कितने इस तरह की केसेस रिपोर्ट होने लगे जो कि पहले नहीं थे। जी हाँ। मतलब अगर मैं बात करती हूँ ज़्यादती के केसेस से, मतलब आए रोज़ किसी ना किसी जो है सिंध के जो है 2-4 केसेस तो इस तरह के सामने आती हैं कि फ़लाँ वहाँ पे ज़्यादती होगी, फ़लाँ यहाँ पर हो गई है इतनी बच्ची के साथ। तो ये सर, ये सब चीज़ें इतनी कॉमन हो चुकी है, मतलब अब देख के बड़ा मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्यों पहले इस तरह के नहीं थे, अब ये चीज़ें इतनी आम होने नहीं, लगी है। ये चीज़ें देखो पहले भी थी, सिर्फ सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान पूरे में सारी पाकिस्तान चीज़ें में थी, लेकिन इस तरह पूरे, की सिंध ये में। पूरे पाकिस्तान में थी। अब आप देख ले, अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो वहाँ पे भी ज्यादतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो कोई चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, कोई चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती हैं। अब सोशल मीडिया के ज़रिए लोग उसको रिपोर्ट करते हैं, तो इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें जो है ना वो दिखाई जाती जी हैं। आप स्टेट अगर नहीं दिखाती या सूबाई हुकूमत नहीं दिखाती तो लोग उसको दिखा जी देते हैं कि हाँ। जनाब यहाँ पे ये ज्यादती हुई, ज्यादती हुई। क्योंकि अभी आपके पास चलता फिरता मोबाइल है, चलता जी। फिरता कैमरा आपके पास है, आप लाइव जा रहे होते हैं, आप लाइव कॉल कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें लाइव चल रही होती हैं। तो अब तो इसके ऊपर तो पाबंदी जो है ना वो इस नहीं है, हवाले से बिल्कुल नहीं अब है। नहीं है। और दूसरा ये कि अब आप तक भी सारी चीज़ें पहुंच रही होती हैं। तो अब इसको आप ये कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ इस लेवल तक, यहाँ पे ज्यादती हर जगह मौजूद है। बात यह कि जब आप अपने सिस्टम को मजबूत करेंगे, जब आपका पुलिस का निज़ाम और सारी सिस्टम को जब मजबूत करेंगे, तो इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी बेहतरी आ सकती है। ठीक है जी नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इन्हीं सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। अयूब कसर साहब, हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे जो ज़्यादती के केसेस के हवाले से। आपने कहा कि कानून साजी करनी चाहिए, तो इस तरह की कौन से कानून बनाने चाहिए जो कि मतलब इस तरह के अमल करने से पहले भी जो लोग हैं वो 10 मरतबा सोचें? 10 मरतबा सोचने के लिए मतलब तो 100 मरतबा सोचें। देखिए, 100 मरतबा सोचने के लिए आपके जो आलिम दीन है उनको भी बहुत बड़ा काम अदा करना पड़ेगा।
आप जो जो खुतबे होते हैं, जुमे के खुतबे होते हैं, उसमें जो बहुत बड़े बड़े आलिम बैठे होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे उसके ऊपर सर काम करना इलेक्ट्रॉनिक पड़ेगा। मीडिया आप और हम बैठ सुने के ना, भी अभी इसी चीज़ के ऊपर सुने ना, तमाम को अवेयर ये कर रहे उस हैं। पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कानून जो है ना उसको फॉलो करता है। जब आप अल्लाह से नहीं डरते हैं तो फिर बाकी चीज़ें, तो पहले तो आपको अल्लाह से डराना बिल्कुल। चाहिए ना कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। और दूसरा, हमने जिस तरह से सारे मामलात को हमने बिगाड़ के रखा हो, तो हमने यहाँ पे भी, क्योंकि लोग समझते हैं कि वो रिश्वत दे के, लोग समझते हैं कि पुलिस को रिश्वत दे दी, उसको रिश्वत दे दी। आप सिग्नल्स पे देख लें, सिग्नल्स पे अगर कोई पुलिस वाला आपको रोकता है तो कहीं ना कहीं कोई 50-100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये में लोग मुका, तो वो एक खौफ कानून का वो लोगों के जहनों से निकल गया। बिल्कुल। अल्लाह का खौफ भी नहीं है, कानून का खौफ भी नहीं है। आप यही जाके बाहर देख लें, आप यहाँ से 2 घंटे की फ़्लाइट पे चले जाते हैं करीब किसी मुल्क में, आप वहाँ देख लें हमारे ही मुल्क के लोग किस तरह से कानून पे अमल करते हैं। ऐसे ही है। वहाँ पे रोड पे अगर कोई खड़ा हो तो कोई किसी को नहीं लूटता। यहाँ पे आप रोड पे आपको मोबाइल अपने जेब से निकालेंगे तो कोई आपसे छीन के लूट के चला जाएगा। तो वो खौफ ख़त्म हो गया, कानून का खौफ नहीं है, जेल का खौफ नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हर तबका फ़िक्र ने काम करना है। आपने भी काम करना है, मैंने भी काम करना है, कानूनी इदारों ने, जो इदारों ने आए उन्होंने भी उसके ऊपर काम करना है, हमारे अदालतों ने इसके ऊपर काम करना है। यहाँ पे केसेस जो है ना वो साल हा साल चलते हैं। जी। तो जब साल हा साल केसेस चलेंगे तो किस तरह से वो चीज़ें ठीक होंगी, किस तरह से चीज़ें बेहतर होंगी। आपके यहाँ जिरगा सिस्टम एक तरह से ख़त्म हो गया। पहले जिरगा सिस्टम कहीं ना कहीं है, तो जिरगा सिस्टम को भी देख लें, अगर कानूनी उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है तो जिरगा सिस्टम को बाकायदा बहाल करें, क्योंकि हमने देखा है कि जिरगा सिस्टम में भी मामला बहुत जल्द हल हो जाते हैं, लेकिन या सर पंचायत कुछ इस सिस्टम में भी तरह हल के हो जाते मामला हैं। होते हैं, मतलब वो ज़बरदस्ती मुसल्लत करता होते हैं उस पर। कुछ जरगा सिस्टम में भी कुछ कभी इस तरह के होते हैं कि ये तो देखो, वो जो बड़ों ने फैसला कर दिया बस वही, देखिए फिर नहीं, आपने उसको सारी जिंदगी मानना है। मैं उसके मनफी पहलू पे नहीं जाता, मैं पॉजिटिव पहलू पे बात करता हूँ। मैं कोर्ट्स के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ या कानून के हवाले से बात करता हूँ, तो चीज़ों को जहाँ पे बेहतर, आप उन लोगों को रखें जिनका एक बाकायदा आप रखें, लोगों को कहें कि जनाब ये जरगा कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जो नेकनाम लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, आप उनको ये सारी चीज़ें दे दें कि जनाब ठीक है, इस इलाके में इस जगह पे ये फ़लाँ 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 लोग जरगा कर सकते हैं, या ये फ़लाँ लोग कर सकते हैं। ये मैं अपनी एक वो राय दे रहा हूँ। मुमकिन है बहुत से लोग इससे इख्तलाफ करें, और इख्तलाफ का हर एक को हक है, लेकिन आप हर सतह पे इंसाफ को सस्ता बनाएं, इंसाफ के असूल को जो है सस्ता बनाएं। अगर इंसाफ का असूल महंगा होगा, ज़मीनों के लोगों के मामलात हैं, वो साल हा साल चलते हैं। ऐसे बहुत से मामलात हैं कि जेल में लोग जो है ना वो पड़े पड़े बेचारे वहीं पे मर गए, बाद में पता चला कि वो बाइज्जत बरी हो गए। तो ये सारी चीज़ों को तो देखना पड़ेगा। तो सर इस पे तो हमारे कानून का भी थोड़ा बहुत किरदार है ना, कि वो गलत फैसले क्यों, गलत मासूम लोगों को क्यों मैंने यही कहा ना कि वो सब चीज़ों को ठीक आपको करना पड़ेगा। आपको जो हमारे आलिम दीन हैं, जो हमारे जो लोग हैं, उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हमारे कानूनी जो इदारे हैं उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हमारे जो पार्लिमान हैं उनको अपना, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तमाम चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बल्दियाती इंतखाबात की अगर बात करें तो बल्दियाती इंतखाबात के लिए सारी पार्टीज है बेचैन है, तो कब होने जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बस ये अनकरीब जो है ना हुकूमत भी ऐलान करेगी, और और जुमे आप का बार बार नमाज जो घड़ी है। देख रहे हैं, मुझे पता है आप बोलेंगे जुमे की नमाज भी निकल रही जी हाँ, है। बिल्कुल। जी जी। तो मैं खुदाफिज करूँ अभी आपको। बस लास्ट बल्दियाती इंतखाबात मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगे, और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, अशद ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपकी तो पार्टी आप की उस तरफ लेवल से तक, किसका, आप उस गली मोहल्लों के लेवल तक और गांव के लेवल तक पूरी एक नुमाइंदगी हो जाएगी, पूरी तरह से हर एक अपना अपना काम करेगा। तो आपकी पार्टी जो है उन्होंने किसी का नाम नॉमिनेट किया है कि मतलब ये बंदा होना चाहिए मेयर कराची के लिए? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। वो ज़ाहिर है कि इलेक्शंस होंगे, नॉमिनेशन क्या, नॉमिनेशन तो होती है, लेकिन उसके लिए इलेक्शंस होंगे, और जो पार्टी जो है ना वो अक्सरियत के साथ आएगी, तो ज़ाहिर उन्हीं का आएगा नुमाइंदा। ठीक है जी। हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि बस नाउमीद ना हो, और नाउमीदी जो है वो गुनाह है, और जो आप लोगों ने अगर गलत फैसले किए हैं, गलत किसी को वोट दिया है, तो आइंदा जो है ना आप सोच समझ के वोट दें, और जिसको आप एक बार आजमा चुके हैं उसको दोबारा से ना आजमाएं।
ठीक है जी। और बाकी मैं भी ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह इस तरह के जो हमारे सीनियर टैलेंटेड और जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप लोग इनको जो हमारी फिल्मी इंडस्ट्री, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि अभी आपको और हमें मिलके जो है जिस तरह से अभी मैंने स्टेज ड्रामे का भी जिक्र किया कि वो भी तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो अपना अपना किरदार सब लोग अदा करें। से मैं गवर्नमेंट से भी, हमारी हुकूमत से भी यही यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये हमारे वो हीरोज़ हैं जिन्होंने हमेशा हमारे चेहरों पे खुशियाँ बिखेरी हैं। तो ये आज का जो प्रोग्राम जो था वो सारे बस कराची की सूरत हाल और बाकी हमारे जो हीरोज़ हैं उन्हीं के हवाले से था जिन्होंने हमेशा हमारे चेहरों पे खुशियाँ बिखेरी। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन का आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। अपनी जो है फीडबैक जो है ना देना भूलें, क्योंकि आपकी जो राय होती है, आपका फीडबैक होता है, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा प्रोग्राम को किस नौयत तक अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा हासिफ को दे इजाज़त। मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।